क्या हाल चाल माय डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली 20 मिनट का शो एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं, जिसे स्टूडेंट्स लगातार पसंद कर रहे हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं 20 मिनट शो में? तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन सभी सवालों का निचोड़ करने वाले हैं। और यकीन मानिए, इस 20 मिनट शो को करके आप वैदिक सभ्यता से रिलेटेड सारे प्रश्नों का निचोड़ कर सकते हो। इससे ज्यादा आपको किसी भी परीक्षा में वैदिक सभ्यता से प्रश्न नहीं पूछेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं 20 मिनट शो का एक और क्लास। उम्मीद है कि ये 20 मिनट शो लगातार आप लोगों को कुछ बेहतर करके हम दे रहे होंगे। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता से शुरुआत करते हैं। वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है उनको हम करेंगे आज सॉल्यूशन। पहला सवाल है वेदों की संख्या। एकदम बच्चा बच्चा जानता है सर, वेद 4 होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है, जिसमें वेदों का संग्रह है। ठीक है, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद के बाद सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, वेदों की संख्या कितने हैं बाबू? 4 वेद। ठीक है, कौन सा? 4 वेद है। पहला अगर बात करें तो कहेंगे सर पहला ऋग्वेद। दूसरे की अगर बात करें तो कहेंगे सर दूसरा सामवेद। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा जो होगा वो यजुर्वेद होगा। ठीक है ना, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। ठीक है, चौथे की बात करें तो चौथा जो होगा, हाँ चौथा जो होगा वो देखो थोड़ा अगर लिखा हुआ गलत रहे तो मैनेज करके चलना। ठीक है, तो बात करें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे प्राचीन और सबसे पहला वेद है। सामवेद की बात करें तो इसको संगीत का जनक माना जाता है। और यजुर्वेद में कहा गया कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। और ये अथर्ववेद, इसको बाद वाला वेद भी कहा जाता है। अगर आपसे सबसे बाद वाला वेद भी बोले तो अथर्ववेद को ही बोलेंगे। सबसे नया, क्योंकि जो सबसे बाद में आता है वही तो सबसे लेटेस्ट होता है, वही तो सबसे नया होता है। तो सबसे नया वेद बोले तो इस अथर्ववेद को ही कहेंगे। और इसमें जो है वो तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब चीजें जो है इसी के अंदर है। और ये 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग? त्रयी कहते हैं बाबू। क्या कहेंगे? त्रयी, ऐसे लिखेंगे त्रयी। ठीक है, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि त्रयी किसे कहा जाता है। तो कहेंगे 3 वेद होते हैं त्रयी के अंदर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। फिलहाल जो चर्चा हुई थी कि वेदों की संख्या 4 है, और ये पूरा डिटेल। ऐसे ही आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे कि एक भी सवाल वैदिक सभ्यता से नहीं छूटेगा, ये हमारा वादा है। बस आप एक बार भरोसा करिए। सबसे पुराना वेद, कहेंगे सर सबसे पुराना वेद, अभी अभी तो बोले सबसे प्राचीन वेद जो होता है वो ऋग्वेद होता है, जिसमें वेदों का संग्रह होता है। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो बोली गई है वो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो कहेंगे सर ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो कही गई है वो 10 कही गई है। अगले प्रश्न की बात, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो आपको ऋग्वेद में मिलेगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख, ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख। और ये भी आपसे पूछेगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आप ये भी लिख दीजिएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रा मंडल में है या 3रे मंडल में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है आगे आपको आ भी जाए। ठीक है, कि गायत्री मंत्र का उल्लेख पहले तो पूछेगा किस वेद में है, कहिए सर गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है। फिर आपसे तुरंत 2.5 बार पूछेगा कि कौन सा मंडल है जी, अभी अभी चर्चा हुआ था ना कि ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है, तो बताओ किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? कहेंगे 3rd नंबर, जो 3रा मंडल है ना उसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। चलिए लीजिए आ भी गया, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो कहेंगे ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और आपसे ये पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? कहेंगे ऋग्वेद से लिया गया। कौन से मंडल से? 3रे मंडल से। सवाल है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? अभी हमारी सबसे पवित्र नदी क्या है वर्तमान काल में? वर्तमान में हम
गंगा को है जो कहा गया ना, मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो कुछ लोग गंगा माँ मानते हैं, हम लोग पवित्र मानते हैं, बहुत आस्था है उनके प्रति जुड़ा हुआ। कुछ लोग नॉर्मली पानी मानते हैं ना, क्या गंगा छोड़ो हटाओ, तो अपनी अपनी आस्था है, किसी को कोई प्रेशर नहीं दिया गया। लेकिन बात करें ऋग्वेद यानी वैदिक सभ्यता में, तो वैदिक सभ्यता में याद रखिएगा सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को बोला जाता था। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट गंगा मार देते हैं, लेकिन चर्चा कब हो रही है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की चर्चा यानी वैदिक सभ्यता की बात हो रही है। और वैदिक सभ्यता, जैसा कि आपको बात मैं करूं वैदिक सभ्यता की, ठीक है, वैदिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी। कब तक? जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1981 में हुई, और 1981 के बाद भारत की प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को माना नहीं गया, इसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया, और जीवाश्मों की आयु के द्वारा वैदिक सभ्यता के जगह पर भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता मानी गई, जिसका कालखंड 2350 बीसी से 1750, कहीं 2400 से 17, कहीं 2500 से 17, क्योंकि इसका एक परफेक्ट एज नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि कार्बन डेटिंग प्रक्रिया के द्वारा जीवाश्मों के और जीवाश्मों की आयु के आधार पर ही इसका कालखंड पता गया। वैदिक सभ्यता जिसको दो कालखंडों में बांटा गया था, ठीक है। पहला था भाई ऋग्वैदिक काल, पहला कालखंड को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व के जन्म से पहले की घटना, 1500 से 1000 बीसी, ठीक है ना, ये हुआ ऋग्वैदिक काल। और वैदिक काल का दो कालखंड था, एक दूसरा हुआ उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल। तो आप एकदम क्लियर रखिएगा कि वैदिक सभ्यता जो है वो दो कालखंडों में बटा हुआ था। वैसे वैदिक सभ्यता जो है वो 1500 बीसी से लेकर डायरेक्टली 600 बीसी तक था, लेकिन बात यहां पर है कि दो कालखंड था, एक 1500 से 1000 आया, और एक जो है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी का मतलब हो गया ईसा पूर्व, और ईसा पूर्व में ऊपर से नीचे की ओर डेटा था। इस भी हम लोग अभी हम लोग एडी में चल रहे हैं, ठीक है, एडी में चल रहे हैं, एडी में ऊपर की ओर हम लोग चलेंगे, बीसी में ऊपर से नीचे की ओर। तो याद रखिएगा कि वैदिक सभ्यता जो है वो प्राचीन मानी जाती थी 1921 से, 1921 से पहले, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो हम अपनी वैदिक सभ्यता को क्या मानते थे? प्राचीन सभ्यता। लेकिन 1921 में जैसी दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, तो हमारी वैदिक सभ्यता की जो मान्यता थी वो रद्द हो गई। हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश भाग जो है वो पाकिस्तान में है, कुछ कुछ गुजरात में है, कुछ कुछ हरियाणा में है, कुछ कुछ पंजाब में है, लेकिन अधिकांश जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सब पाकिस्तान में चला गया। याद रखिए, जैसे मैं आपको मैथ और रीजनिंग जबरदस्त तरीके से पढ़ाता हूं, मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन दोनों के ऊपर फाइनली मैंने हिस्ट्री के ऊपर मास्टर कर रखा है, तो मैं आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट दूंगा। जी हाँ, हिस्ट्री के ऊपर मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है? मास्टर कर रखा है, तो एक लंबा एक्सपीरियंस है। वो अलग बात है कि बहुत टाइम से पढ़ाने, टॉपिक छूटा है ना, पढ़ाया नहीं कभी ना, तो एक एक्सपीरियंस जैसे ही आएगा धीरे धीरे पढ़ाने का, जैसे मैथ और रीजनिंग में तुम 2 हफ्तों लिख दो जी, वैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो माँ सरस्वती को माना जाता था, सरस्वती, ठीक है ना। सबसे नया वेद, नया और बाद, अभी हम डिस्कस किए थे कि अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद वाला वेद भी कहला सकता है, बाद वाला भी वेद कहलाता है, और सबसे नया वाला भी कहलाता है। तो याद रखिए, यहां से 2 सवाल बन सकता है। अगर आपसे बोल दे कि सबसे बाद वाला वेद कौन सा है, तब भी अथर्ववेद मानेंगे, सबसे नया वाला वेद तब भी। यजुर्वेद, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई थी। सामवेद को संगीत का जनक, ऋग्वेद को क्या कहा जाता था? समझिए, आयुर्वेद कहा जाता था, वेदों का संग्रह। सबसे प्राचीन वेद जो है वो इसी में छुपे होते थे। तो सबसे नया वेद अथर्ववेद। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलती थी, हम लोग देते हैं ना जी, अभी हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे राजा साहब कितना वसूलते हैं हम लोग से जीएसटी वसूला जाता है ना जी। हम लोग भारत सरकार को क्या देते हैं, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को क्या देते हैं? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन उस समय जब वैदिक सभ्यता थी तो वहां भी टैक्स देना पड़ता था। तो कहा गया वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करती थी उसे बलि के नाम से जाना जाता था। बलि, अभी बलि दिया जाता है, वहां बलि लिया जाता था, ठीक है। कह रहे वैदिक काल में राजा जो है वो जनता से जो कर वसूला करता था उसको बलि नाम दिया गया था। याद रखिएगा, बड़ा ही लगान तो भाई अंग्रेजों के समय लिया जाता था, बलि जो है अभी, ठीक है। सत्यमेव जयते जो है वो याद रखिएगा कौन से उपनिषद से लिया गया है?
तो याद रखिएगा, कहेंगे सर सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, ये तो चर्चित सवाल है, आप लोग को पहले से भी पता होगा कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहा गया ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में मंत्र, जादू, आयुर्वेद, हालांकि आयुर्वेद है लेकिन उल्लेख की बात, ऋग्वेद को पूरा ही आयुर्वेद कहा गया नहीं, लेकिन बात है कि ऋग्वेद में उल्लेख किसका है। तो याद रखिएगा, जैसे अभी अभी हम पढ़ रहे थे ना कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में, तो ज्यादातर ऋग्वेद में जो है ज्यादातर मंत्रों का उल्लेख है, समझ रहे, मंत्रों का, ऋचाओं का, इन सब का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में। अगर बात करते ऋग्वेद को, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अगले प्रश्न की बात करें, अगला सवाल कह रहा है ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में अगर ऋचाओं की बात करें तो 10,600 होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी कि ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या, कॉपी में नोट करिए, कहेंगे सर ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या 10,600 होता है। अगले प्रश्न की बात करें, सामवेद में किसका उल्लेख है? सामवेद, और अभी अभी हम बोले हैं कि सामवेद को क्या बोले हैं? सामवेद को बोले हैं संगीत का जनक। संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद। नृत्य, संगीत, ठीक है, भजन, कीर्तन, ये सब सामवेद में है, ठीक है। चलिए भारतीय संगीत का, देखो अभी अगर सामवेद होता तो हम लोग किसको लेकर जाते सामवेद में? वो जो नचनिया लोग सब नाचते रहती है, थिएटर वाला, वो सब सामवेद में चल जाते। इतना कलयुग आ गया है, देखिए कहाँ हमारा देश था और धीरे धीरे हम किस ओर जाते जा रहे हैं, समझ रहे, और वो भी खास करके बिहार का क्षेत्र में, समझ रहे। कुछ नहीं, कला के नाम पर, आप तो जानते ही होंगे जो विद्यार्थी बिहार से हैं, भारतीय संगीत का जनक, देखिए एकदम सिंपल बात है, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को ही कहेंगे, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो बाबू, बढ़े आगे। चलिए, कहा गया यजुर्वेद, यजुर्वेद को जो है वो कर्मकांड वाला वेद कहते हैं। अथर्वेद जो है वो तंत्र मंत्र जादू टोना वाला, और यजुर्वेद जिसमें कहा गया ना सभापति प्रजापति की 2 पुत्रियां, सभा और समिति, और वो क्या है, हाँ बिल्कुल यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? कर्मकांड का, जैसे लड़ाई झगड़ा, यज्ञ हवन, तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण अथर्वेद में, सुनिएगा मेरी बात, तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण अथर्वेद में। और उससे पहले पहला नंबर में रखा गया है ऋग्वेद को, पहले किसको रखा गया है? ऋग्वेद को। दूसरा में रखा गया है सामवेद को, ठीक है ना, सामवेद को। तीसरा में रखा गया है यजुर्वेद को, ठीक है, यजुर्वेद को, इसको कहेंगे भाई यजुर्वेद को। और चौथा में रखा गया है अथर्वेद को। देखिए इसमें कहा गया है कि ये जो है ना, ये यजुर्वेद में क्या होता था, यजुर्वेद में युद्ध हवन यज्ञ, जैसे राजा लोग जब यज्ञ हवन कराते थे ना, युद्ध से पहले राज तिलक होता था, यज्ञ हवन होता था, ये सब यजुर्वेद में माना जाता है। अब जब ये सब होगा तो बाद में तंत्र मंत्र भी तो होबे न करेगा, फूंक देते हैं राजा मर जाएगा, तो इसीलिए ये सब अथर्वेद में। तो अगर आपसे तंत्र मंत्र जादू टोना बोले तो अथर्वेद, लेकिन अगर आपको यज्ञ हवन इस तरह की बातें बोले, राज्य तिलक, वो बहुत सारी चीजें, ये सब यजुर्वेद में, ठीक है। और रीजन था कि वैदिक सभ्यता में लोहे का विकास हो गया था, लोहे की उत्पत्ति हो गई थी, कांसा और टीना से जो है, तांबा से लोहा का उदय हुआ, इस कारण से लड़ाई झगड़ा हो गया। तो यजुर्वेद में कर्मकांड होता था, कर्मकांड मतलब लड़ाई झगड़ा, राजा महाराजा, यज्ञ हवन, ये सब चलते रहता था यजुर्वेद में। बड़े आगे चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? अथर्ववेद में वही रोग निवारण, जादू टोना वशीकरण, ये हम उसको भूत पकड़ के मूंगा पकड़ के लेके चल जाएंगे, ठीक है। तंत्र, सीधे बोलिए तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण अथर्ववेद, ठीक है। हाँ, संगीत का जनक सामवेद, कर्मकांड यजुर्वेद, मंत्रों का उच्चारण या मंत्रों का संग्रह ऋग्वेद। देखिए 12 जुलाई से बहुत सारे स्टूडेंट लगातार इंतजार कर रहे थे कि राहुल सर आपका नया बैच कब आएगा मैथ रीजनिंग का। और आपको पता है कि हम एक साल में 1 से 2 बैच लाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लाते हैं, हर महीने हमें बैच निकालने का आदत नहीं है। तो लास्ट बैच दिसंबर 2024 में आया था, आप देख लीजिए, द्रोणाचार्य, और उसके बाद ये बैच आया, द्रोणाचार्य के बाद ये फाइनल बैच है। 12 जुलाई से बैच है, ठीक है ना। वैलिडिटी 2 साल का है और प्राइस आप देख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर मैथ भी है रीजनिंग भी है, दोनों हम ही पढ़ाएंगे। 2 साल की वैलिडिटी है, 1 जुलाई से एडमिशन शुरू है। अब मैं आगे से हट जाता हूं, आप लोग एक बार देख लीजिए, 1 जुलाई से शुरू है बैच। और इसके लिए आपको हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस सुविधाएं आप देख लीजिए क्या क्या देंगे, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, डाउट सेशन,
पीडीएफ नोट्स, पैनल पीपीटी एकदम अनिवार्य है। हर लेक्चर के बगल में पीपीटी रहेगा। जैसे मान लो किसी को वीडियो देखने का मन है तो वो लेक्चर देख लेगा, प्रैक्टिस सेट। और इसी ऐप को इंस्टॉल करना है, हेल्पलाइन बिल्कुल, क्योंकि ये 20 मिनट शो है, समय नहीं बर्बाद करना चाहेंगे। 6200733858 एकदम टाइम इज मनी। जिसको लेना रहेगा 1 तारीख से ये वाला बैच, आप एडमिशन 1 जुलाई से शुरू है, 12 जुलाई तक एडमिशन चलेगा, ठीक है। और इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करके पेमेंट यहाँ भी कर सकते हैं, ये बहुत सुरक्षित है। जैसे किसी को लग रहा है ना कि ये सुरक्षित नहीं है, ये नंबर आपके लिए एकदम सुरक्षित है। ये हमारा ऑफिस का नंबर है, आप यहाँ पे करके स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। मैं नंबर इसीलिए लिख कर देखता हूँ ताकि बच्चों को ये फील हो। 6200733858। हमारा हैंड राइटिंग थोड़ी चेंज कर लेगा कोई, नहीं। हाँ, ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर है। आगे प्रश्न करते हैं। उपनिषदों की संख्या देखिए, वेदों की संख्या, वेद, उपनिषद, वेद, उपनिषद, ऋचाएं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी। बहुत बहुत घुमा घुमा के पूछता है। बताइए, जल्दी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सवाल बोलिएगा। देखिए, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या 4। उपनिषद जो होता है बाबू 108 होता है। उपनिषदों की संख्या 108 और ऋचाओं की संख्या 10,600। अभी तो 3 सवाल आया, एक और आएगा, ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एकदम समझ में आ रहा है। वेदों की संख्या 4, उपनिषदों की संख्या जैसा कि आप देख पा रहे 108 उपनिषद है। पूरे उपनिषदों की संख्या 108 है और कुल ऋचाओं की संख्या 10,600। अगले प्रश्न, उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ बाबू, उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बोलिए। उपनिषदों को एक अन्य नाम दिया गया है, याद रखिएगा। कभी कभी ये सवाल पूछता है, कहेंगे उपनिषदों का एक अन्य नाम है वेदांत। क्या नाम है? उपनिषदों का एक अन्य नाम है वेदांत। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। टाइम इज मनी। सवाल कहा गया वेदांगों की संख्या। देखिए अब फिर से एक सवाल आया। वेद कितना आया? वेद 4। उपनिषद कितना? उपनिषद 108। ऋचाएं कितनी? तो ऋचाएं 10,600। ऋचाएं 10,600। लेकिन अबरी वेदांग पूछ रहा है बाबू, वेदांग पूछ रहा है। तो वेद की संख्या 4 लेकिन वेदांग की संख्या 6, जो आपको बी नंबर में ऑप्शन में है, ठीक है। 18 का आंसर क्या होगा? बी होगा। वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, उपनिषदों की संख्या 108, ऋचाओं की संख्या 10,600। कॉपी में अच्छे से नोट करिएगा, ये सब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एकदम इग्नोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की बात करें। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक। व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक थी अष्टाध्यायी। व्याकरण की सबसे पहली रचित पुस्तक जो थी वो अष्टाध्यायी। कॉपी में नोट करिए, व्याकरण की सबसे पहली रचित पुस्तक अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अली जी आ भी गया। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि थे। अगले प्रश्न की बात करें। पुराणों की कुल संख्या। पुराणों की कुल संख्या बताइए। एकदम जबरदस्त सवाल आ रहा है बाबू। पुराणों की कुल संख्या। पुराणों की संख्या 18। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर समझिए। वेदों की 4, उपनिषदों का 108, ऋचाओं का 10,600, वेदांगों का 6 और पुराणों की संख्या जो है वो पुराणों की संख्या 18। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण, ठीक है ना। प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण होगा, ठीक है। मत्स्य पुराण, ठीक है। पुराणों का रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। वो सब सवाल आपसे पूछा जाएगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? कहेंगे सर पुराणों की कुल संख्या 108, पुराणों की संख्या 18। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। एक एक कॉपी में नोट करते चलिए। अगला, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? देखिए अगर सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य भोजन बोला जाए तब तो हम सिंपल कहेंगे कृषि पर आधारित जौ, गेहूं, चावल, जो भी कह लीजिए। लेकिन आर्य जो है ना, आर्य में आर्य समाज जैसी आया तो ये मध्य एशिया से आया था। और इसके बारे में कहा जाता था कि इसमें जो है वो गायों के लिए बड़ी लड़ाई होती थी। जैसे अभी होता है ना कि जिसके पास जितना बीघा जमीन रहेगा वो आदमी जितना अमीर होगा, जितना बीघा कम जमीन रहेगा। लेकिन वैदिक सभ्यता में कहा गया था कि जिसके पास जितना गाय रहेगा वो उतना बड़ा आदमी, जिसके पास जितना कम रहेगा उसके पास उतना कम आदमी। और यहाँ गायों की चोरी होती थी, गायों के लिए युद्ध होता था। या आज जीत कर तुम्हारा 200 गाय हम लेकर आएंगे 500,
तो इसीलिए वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन माना जाता था दूध, और दूध से बनी जितनी भी खोबा मेवा जो भी आप कह लीजिए, ठीक है ना, ये इसका मुख्य भोजन माना जाता था। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग, बताइए मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया कौन सा अन्य था? जल्दी बताइएगा। मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया सबसे पहला अन्न जो था बाबू वो जौ था। वो तो गेहूं चावल बाद में आया, पहले जौ। सिंधु घाटी भी आप पढ़िएगा ना तो जौ और कपास की चर्चा पहले रहेगी, ठीक है, इससे पहले था जबकि वैदिक सभ्यता से। कह रहा है वैदिक लोगों द्वारा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया, लोहा, तांबा, सोना, चांदी। वैसे तो माना जाता है कि वैदिक सभ्यता में लोहे का विकास हुआ, लेकिन भाई वैदिक सभ्यता से पहले तो सिंधु घाटी थी, और सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, और कांसा, तांबा, टीन तो यहाँ प्रचलन था, तो इसीलिए हम तांबा टिक मारेंगे, ठीक है। 24 का आंसर क्या मारेंगे? 24 का भी। देखिए क्या कह रहा है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया, ये नहीं कह रहा है कि कौन सी धातु की खोज हुई। अगर इसी में बोलता कि वैदिक का सभ्यता के द्वारा, वैदिक सभ्यता के व्यक्तियों के द्वारा या वैदिक सभ्यता के द्वारा कौन सी धातु का खोज किया गया, अगर खोज बोलता तो लोहा बोलते एकदम 100%, लेकिन कह रहा है किसका प्रयोग किया गया। तो वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु थी, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसा, तांबा, टीन ये सब चलता था वहां पे, तो सिंपल बात है वही यूज कर रहे थे लोग, तांबा यूज कर रहे थे। बाद में आया ना, देखिए लोहा का जो खोज है ना बाबू, ऋग्वेद का 2 कालखंड हम बोले ना, एक वैदिक सभ्यता का 2 कालखंड बोले, एक ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000, और दूसरा बोले उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600। तो जो लोहा का खोज हुआ था वो ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ था, उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में ही लड़ाई झगड़ा, यज्ञ, हवन, युद्ध, और उसके बाद पूरा भारत जो है वो 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया। समझ रहे मेरी बात? तो ये जो लड़ाई झगड़ा जो हुआ वो उत्तर वैदिक काल में हुआ, ऋग्वैदिक काल में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, नॉर्मल चला है ऋग्वैदिक काल। वेद शब्द का अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है, वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। आइए, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रम का, आरोही नहीं बोल रहा है, अवरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब घटते, यानी बुजुर्ग में क्या किया फिर उससे कम एज था तो क्या फिर कम 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 ऐसे करके। तो हमको लग रहा है कि सबसे पहले तो भाई ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ गृहस्थ गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, हाँ संन्यास पहले लिया जाता है। तो आरोही नहीं बोल रहा है, अवरोही बोल रहा है, तो आप ये वाला टिक लगाइए कि सबसे बुढ़ारी में ब्रह्मचर्य अपनाना है, उससे पहले गृहस्थ जीवन का मजा लीजिए, उससे पहले वानप्रस्थ लीजिए, और उससे पहले संन्यास धारण करिए, ठीक है। जो भी है थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। फिलहाल 26 का सी होगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, कि वर्ण व्यवस्था जो है अभी क्या होता है, अभी नॉर्मली जैसे यहाँ अभी कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, जो अभी जाति व्यवस्था है ना भाई। हम जैसे मान लीजिए जो जिस जाति का है, कोई जादव जी है, कोई सिंह जी हैं, कोई पासवान जी है, जो है तो अपने हिसाब से, बाकी उनके ऊपर उनके पास पूरी आज़ादी है। जैसे जरूरी नहीं कि कोई पंडित जी जो है वो पूजे कराएंगे, उनका मन है कि भाई हम कुछ और कराए तो करा सकते हैं, ठीक है। तो पहले जाति पर आधारित थी, अब जो है वो आपको कुछ भी कर सकते हैं, अब जाति व्यवस्था है, ठीक है ना, लेकिन जाति पर भी पूरी छूट है। तो आरंभिक वैदिक काल में काल होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था का आधार जो था वो व्यवसाय था। अगर कोई बड़ी का काम कर रहा है, लकड़ी का काम कर रहा है तो बड़ी हो गया, कोई बाल बना रहा है तो नाई हो गया, ठीक है ना, और उसमें भी जाति के हिसाब से आपको काम करना था। अगर आप एक नाई के घर से पैदा हुए तो नाई वाला ही काम करेंगे, सोने वाला काम नहीं कर सकते थे। ये सब वैदिक सभ्यता में थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। आर्यों को एक जाति कहा था, और वो एक पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसका नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम आर्यों को एक जाति के नाम से बुलाया कि एक तो एक जाति है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहले यूरोपियन कौन था, तो कहेंगे गुरुजी मैक्स मूलर था ये, ठीक है। अगला सवाल, आर्यन जनजातियों को की पराधीनतम बस्ती कहाँ? प्राचीनतम होना चाहिए, गलत लिखा है। सबसे पहली बस्ती जो है आर्यों ने सप्त सिंधु, जिसको हम लोग शायद पंजाब भी, मध्य एशिया से उठकर वो पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आए थे, ठीक है, तो उसका नाम था पहले सप्त सिंधु। समझ रहे हैं? आर्यन जनजाति जो है वो सबसे पहले भारत में कहाँ आई थी? पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र। अफगानिस्तान भी तो भारत में ही था ना पहले, वो अलग बात है, अब जो है अलग हो गया वो। उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है वो हिंदू दर्शन का एक सोर्स है।
उपनिषदों के द्वारा हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू व्यवस्था का एक दर्शन कराया जाता है। ठीक है, तो उपनिषद जो है वो हिंदू दर्शन का स्रोत है। रामायण के रचयिता, रामायण जल्दी बोलिए, रामायण फटाफट। रामायण के वाल्मीकि और महाभारत के, रामायण के वाल्मीकि और महाभारत के वेद व्यास। ठीक है, देखिए रामायण में कितने कांड है बाबू, रामायण में 7 कांड है, बाल कांड, किष्किंधा कांड, क्या क्या कर करके आप जब देखोगे ना तो पूरा रामायण में दिया रहेगा। रामायण के रचयिता कौन है, देखिए इधर अभी एक सवाल इधर हुआ ना, रामायण के रचयिता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा रामायण में कुल कितने कांड हुआ ना, बाल कांड, लंका कांड, ऐसे कर करके टोटल 7 कांड में पूरा जो रामायण है वो 7 कांड में, मुझे भी कांड सही से याद नहीं है। ठीक है, महाभारत के रचयिता, महाभारत के, रामायण के वाल्मीकि और महाभारत के वेद। महाभारत का एक और नाम था, याद रखिएगा, महाभारत का एक और नाम था जय संगीता, याद रखिएगा बाबू, महाभारत का एक और नाम क्या था, कहेंगे सर महाभारत का एक अन्य नाम था जय संगीता। अगला सवाल है अर्थशास्त्र के रचयिता, अर्थशास्त्र जिसका संबंध राजनीति से, और उन्होंने, इसके रचयिता कौन थे, कौटिल्य, इसी को चाणक्य कहा जाता था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य सब एक ही नाम था। अर्थशास्त्र, इसका संबंध जो था, अर्थशास्त्र का संबंध किससे था, राजनीति के ज्ञान से था। मतलब जो इसको पढ़ना चाहता था उसका एक ही टारगेट होना चाहिए था कि हमको राजनीति करना है, मतलब बड़ा राजा बनना है। मेघदूतम, मेघदूतम बताइए जरा, 35 नंबर सवाल फटाफट। मेघदूत के रचयिता, मेघदूतम कालिदास, रघुवंशम कालिदास। ठीक है, ये सब किताबों के रचयिता कौन है, कालिदास है। अगला सवाल, कालिदास की पहली पुस्तक, याद रखिएगा पहली रचना, ये जरूरी नहीं कि मेघदूतम रघुवंशम फेमस हो गया तो कालिदास की पहली रचना थी, नहीं, कालिदास की सबसे पहली रचना जो थी वो ऋतु संहार थी। कॉपी में नोट करिएगा, कालिदास की सबसे पहली रचना कौन थी, तो कहेंगे सर कालिदास की सबसे पहली रचना जो थी वो ऋतु संहार थी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल कह रहा ऋग्वेद के रचनाकार, ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे, जल्दी बताइए, ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे, ऋग्वेद के रचनाकार थे धन्वंतरी, लिखिएगा, ऋग्वेद के रचनाकार लिखिएगा ना, धन्वंतरी। ठीक है, ऋग्वेद के रचनाकार, सब लोग बोलिए हमारे साथ, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है, छूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगा क्योंकि ये लोग रटते नहीं है स्टूडेंट ज्यादा। ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरी, कौन थे, धन्वंतरी, जल्दी बोलिए, ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरी। नीचे कमेंट बॉक्स में 2-3 बार नाम लिख दीजिए, याद रह जाएगा, ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरी, ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरी। यजुर्वेद के रचनाकार कौन थे, जल्दी बताइएगा, यजुर्वेद के रचनाकार कौन थे, तो कहेंगे सर यजुर्वेद के रचनाकार जो थे वो विश्वामित्र थे। यजुर्वेद के रचनाकार कौन थे, तो कहेंगे सर यजुर्वेद के रचनाकार जो थे वो विश्वामित्र थे। ऋग्वेद के रचनाकार जो थे वो धन्वंतरी थे। ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे, धन्वंतरी थे। यजुर्वेद के रचनाकार जो थे वो विश्वामित्र थे। कौन थे, विश्वामित्र थे। अगला सवाल है सामवेद के रचनाकार कौन थे, तो कहेंगे सर सामवेद के रचनाकार जो थे वो भरत मुनि थे। सामवेद के कौन थे, भरत मुनि थे। सामवेद के रचनाकार कौन थे, भरत मुनि थे। फिर से बोलिए, सामवेद, 2-4 बार कमेंट में लिख दीजिए, हो जाएगा आंसर, भरोसा तो रखिए मेरे ऊपर। सामवेद के रचनाकार जो थे वो भरत मुनि थे। इतना पढ़ा देंगे ना, नहीं छूटेगा आपसे वैदिक सभ्यता में सवाल। अथर्ववेद के रचनाकार कौन थे, जल्दी बोलिए। अथर्ववेद के रचनाकार जो थे वो विश्वकर्मा थे। लिखिएगा कॉपी में सब लोग, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग इसको भी लिखे और आप याद कर सके। अथर्ववेद के रचनाकार जो थे वो विश्वकर्मा थे। अथर्ववेद के रचनाकार विश्वकर्मा थे। अगले प्रश्न की बात करें, वेदों की टीकाओं को क्या कहा जाता है, बताइएगा। वेदों की टीकाओं को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे सर वेदों की टीकाओं को जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि वेदों की जो टीकाएं होती है उनको क्या कहते थे, ब्राह्मण ग्रंथ। बाकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर गूगल एक बार जरूर करिएगा। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे, ऋग्वेद काल में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ कर्म कांड, लड़ाई झगड़ा, यज्ञ हवन होता था, तो युद्ध के देवता जो है वो भगवान इंद्र को माना जाता। लड़ाई झगड़ा एकदम इंद्र भगवान का एकदम पूरा जो है पूरा एकदम पूजा पाठ के, हे प्रभु जीत के आए, एकदम जो है 200-400 जो है, हाँ पूजा पाठ करेंगे, ये यज्ञ करेंगे, वो यज्ञ 1-2 करके जाएगा और कहेगा कि आएंगे तो फिर करेंगे। तो कहा गया ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता जो है वो भगवान इंद्र को माना जाता था। कह रहा है सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई, कर, टैक्स बताइए, टैक्स कब से लगाया गया था, कहेंगे सर देखिए
टैक्स तबे लगेगा जब लड़ाई झगड़ा होगा, जब सब कुछ समाज अच्छे से चलता है ना तो सरकार को टैक्स की जरूरत नहीं पड़। अब तो जरूरत है क्योंकि अब तो सुविधाएं देने लगी है ना सरकार। लेकिन याद रखिएगा कि ऋग्वेद का 2 कालखंड था, वैदिक सभ्यता का 2 काल। एक ऋग्वैदिक काल जो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक था, और दूसरा जो था वो उत्तर वैदिक काल, वो आपका 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। तो जो टैक्स लगाने का काम जो हुआ ना वो उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेद में कोई टैक्स वैक्स नहीं लगा था। ठीक है, चलिए अथर्ववेद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है बताइएगा बाबू। अथर्ववेद का एक और नाम है, उसको कहा जाता था ब्राह्मण वेद। याद रखिएगा अथर्ववेद जिसको सबसे अंतिम में लाया गया वो ब्राह्मणों के लिए लाया गया, और उसको क्या कहा गया, ब्रह्म वेद। ब्राह्मण वेद नहीं कहेंगे, ब्रह्म वेद कहेंगे, सॉरी ब्रह्म वेद। क्या कहेंगे, ब्रह्म वेद कहेंगे, हमारा मिस्टेक है। अगला सवाल है ओम, कहते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वः, ओम कहां से लिया गया है, फटाफट बताइए। ओम जो लिया गया है वो बृहदरण्य उपनिषद से। हाँ थोड़ा सा बृहदरण्य होना चाहिए ना, बृहदारण्य उपनिषद से। चलिए कोई बात नहीं, जैसे लिखा वैसे पढ़ दिए, लेकिन एक्चुअल में बृहदरण्य उपनिषद होना चाहिए। कोई बात नहीं, ओम को कहां से लिया गया, बृहदरण्य उपनिषद से लिया गया। अगला सवाल है वैदिक युग में यब कहां किसको कहा जाता है, गेहूं को यब कहा जाता था क्या, नहीं, जौ को यब कहा जाता था जी, बिल्कुल सही। ऋग्वैदिक युग में यब किसे कहा जाता था, जौ को यब कहा जाता था। मनुस्मृति के रचयिता, बच्चा जानता है कि मनुस्मृति के लेखक मनु थे। अगला सवाल है योग्य दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को कहा जाता है बाबू, योग्य दर्शन पतंजलि। अगला आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था, तो एकदम सिंपल सा सवाल है कि आर्य सबसे पहले क्या ढूंढे थे बताइए जरा। आर्यों ने सबसे पहले यूज की बात करें तब तांबा, लेकिन कह रहा है ढूंढने की बात है, आविष्कार की बात हो रही। आर्यों ने सर्वप्रथम लोहे की खोज की, और यही जो है इसी से पूरा साम्राज्य जो है, पूरा समाज जो है वो बदल गया, लड़ाई झगड़ा में चल गया। लोहा था तब ना, ऐसा तो हाथे लपड़ थप्पड़ होता था, और यहाँ तो चूल्हा भाला कसूल सब बनने लगा एक एक करके। सवाल है कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा कृष्ण की भक्ति के लिए श्रीमद् भागवत गीता जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी सवाल हमको बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा हमको। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, तो ये सिंपल है। और इसी बैच की बात कर रहे थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 12 जुलाई से लगभग 7 महीने के बाद हमारा एक बैच लॉन्च हुआ है, क्योंकि हमारी आदत है कि जब तक एक बैच पूरा कंप्लीट नहीं करते हम दूसरा लेकर नहीं आते। तो 12 जुलाई से, और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत लंबे टाइम से पूछ रहे थे आपका नया बैच कब आएगा, हमको ये बताइए। तो हमारा नया बैच आ गया है, मैथ भी हम ही पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी हम ही पढ़ाएंगे। और बैच का नाम आरंभ बैच क्यों रखा गया मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूं, क्योंकि मैथ को भी एकदम जीरो लेवल से, कहते हैं ना गधा से गधा भी अगर इस बैच को ज्वाइन कर लेगा ना तो उसको मैथ रीजनिंग हम सिखा देंगे, ये राहुल सर का वादा है। एकदम जीरो से जीरो, देखो कहेंगे इससे बोलेंगे सिखाएंगे बैच में कि देखो बउआ ये जीरो है, कहेगा अच्छा ये जीरो है सर, हम बोले हाँ ये जीरो है। और जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे, कि जीरो तक ही छोड़ देंगे। शुरुआती में दौर में एकदम फुसलाएंगे छोटा छोटा बच्चा इधर, और जैसे ही सीखेगा एकदम पूरा एकदम लेवल दे देंगे। मतलब कहते हैं ना चपरासी से लेकर अगर सीजीएल लेवल तक पढ़ना है, चपरासी से लेकर सीजीएल लेवल तक पढ़ना है तो आरंभ बैच ले लीजिए। 12 जुलाई से बैच की शुरुआत है। ठीक है, टाइम टेबल 1-2 दिन में बता दिया जाएगा। 2 साल तक वैलिडिटी रहेगा। बैच हम 7 से 8 महीना में कंप्लीट कर देंगे। वैसे तो 6-7 महीने में हो जाता है, लेकिन 8 महीना में कंप्लीट करेंगे। ये बैच की सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं हैं। और आपको हेल्पलाइन के लिए जैसे अगर बैच लेना है और कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर आज अभी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए। और एक बात और, जिन विद्यार्थियों को अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम खुद का नहीं है, वो इसी नंबर पे सुन लीजिएगा 6200733858, इस पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आप बैच परचेज कर सकते हैं। वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पूरी टीम आपको मदद करेगी। ये बिल्कुल 100% सेफ है आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 20 मिनट शो का एक और क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा, और आरंभ बैच के ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। ओके, चलिए।